हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पिछले क्लास की भांति क्लास 10th विज्ञान विषय के अंतर्गत विज्ञान की एक शाखा भौतिक विज्ञान। जैसे कुछ बच्चों में डाउट रहता है कि विज्ञान हम कौन सा पढ़ रहे हैं। देखिए, क्लास 10th में विज्ञान विषय की अगर बात करें तो विज्ञान विषय की हमारी 3 शाखाएँ उसमें हैं। पहला है भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान और तीसरा क्या है, जीव विज्ञान। जिसमें कि हम उसके पहले पार्ट भौतिक विज्ञान के कुछ प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं और उसका ट्रिक बना करके कंठस्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। अब नोट बनाने का समय नहीं है, उसको अधिक से अधिक समय हम प्रयास करेंगे उसको कैसे कम समय में अधिक से अधिक मैटर को सीखा जा सके। जैसे अभी हम आपको लेके आ रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, ऐसी ट्रिक लेके आ रहे हैं जो तक कि अभी तक आप लोग YouTube पर देखा ही नहीं होगा, ऐसा यूनिक ट्रिक। और ये हमने अपने माइंड से, अपने कॉन्सेप्ट से बनाया हुआ है कैसे चार्ट को हम लोग भरें। ऐसा मोटिवेशन क्लास आपको हम देने वाले हैं जिसमें कि आज हम पहले चर्चा करेंगे कुछ सूत्रों की, कुछ सूत्र की चर्चा कर लेंगे जिसका हमें इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम चैप्टर में हमारे, हम गोली दर्पण की बात करेंगे। तो गोली दर्पण, सबसे पहले हम बात करेंगे गोली दर्पण टॉपिक में। आज हम गोली दर्पण की बात करेंगे। गोली दर्पण को हम देखें तो गोली दर्पण में मुझे 2 टॉपिक होगी। पहला होगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और दूसरा टॉपिक हमारा है अवतल दर्पण। इसमें हमें डिफिनेशन पर फोकस नहीं करना है, जितना अधिक न्यूमेरिकल पर फोकस करना है। डिफिनेशन तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ शॉर्ट में। उत्तल दर्पण होता क्या है, तो पहले एक बात करिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दर्पण को देखे हैं लेकिन ये कंफ्यूज होते हैं कौन अवतल है कौन उत्तल है। तो सीधी सी बात करें, हम उत्तल दर्पण की बात करें, इसमें मुझे कुछ ऐसा प्रोनाउंसिएशन मिल रहा है, उठल, उठल यानी बीच में क्या हो, उभरा हो। यानी उत्तल दर्पण की बात करें तो ऐसा दर्पण जो बीच में क्या हो, उभरा हो और किनारों पे क्या हो, दबा हो। यानी किनारों पर पतला है और बीच में क्या है, मोटा है। अगर देखा जाए इसकी मोटाई ज़्यादा है, इसकी मोटाई कम है। तो यानी बीच में मोटा हो, किनारों पे पतला हो, तो वो आपका दर्पण कौन सा होगा, उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण से देखेंगे, उत्तल दर्पण को हम परावर्तक तल की बात करें तो परावर्तक तल का माना जाएगा। और जानते हैं कि उत्तल दर्पण से प्रकाश का क्या होता है, डाइवर्जन होता है। यानी प्रकाश को क्या करता है, उत्तल दर्पण पे पड़ते ही कोई प्रकाश फैल जाता है, इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को हम यहाँ पे डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे क्योंकि ये प्रकाश को क्या करता है, जैसे उत्तल दर्पण पे प्रकाश पड़ता है, प्रकाश क्या करता है, एक बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत होता है। ये उत्तल दर्पण की प्रकृति है। जैसे एग्जाम्पल देखें तो कोई ऐसा गोलीय बर्तन हो, जैसे हमारे यहाँ चम्मच हो, चम्मच के उभरे हुए भाग पर, चम्मच के ऊपरे हुए भाग पर जब हम देखेंगे तो आपका जो कि इमेज है वह क्या होता है, डाइवर्ज कर देता है, यानी आपको बड़ा दिखाई देगा। लेकिन अगर वही बात करें अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण जो होता है यह हमारा बीच में पतला होता है और किनारों पे क्या होता है, मोटा होता है। यानी यहाँ पे दूरी ज़्यादा होती है और यहाँ पे दूरी कम होती है। इस दर्पण पे जब भी हम प्रकाश डालते हैं तो उस प्रकाश को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, यानी ला करके एक बिंदु पर मिलाने का प्रयास करता है। जैसे कि ऊपर वाले में देखिए किरण आरेख में कि आपको ये फैलता हुआ समझा रहा था, यहाँ पर क्या होगा, एक कन्वर्जिंग। जैसे ही कोई प्रकाश की किरण आती है, जैसे ही दर्पण पड़ेगी, दर्पण पड़ने के बाद क्या करेगी, उस प्रकाश को एक बिंदु पर ला करके रख देगी। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये डाइवर्जिंग था, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलेंगे। इसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे, इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलेंगे। तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी कि उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल। लेकिन इस बात को याद रखना कि हमने कहा कि उत्तल यानी उठल, यानी बीच में आपका तल क्या हो, उभरा हो और किनारों पर क्या हो, पतला हो, तो वो आपका दर्पण क्या होगा, उत्तल होगा। अब हम इन्हें दर्पण के साथ ही हम बात करेंगे कि कुछ संकेतों की। इस गोली दर्पण में
अवतल और उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी को हम पढ़ेंगे। तो बात करेंगे सबसे पहले हम अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और बगल में हम बात करेंगे उत्तल दर्पण। ये दोनों दर्पण में हमें देखना है कि कहाँ आपका प्लस होगा, कहाँ माइनस। तो सबसे पहले मैं ऐसे ही टेम्परेरी बता दे रहा हूँ कि अवतल दर्पण यदि आपको हो, कभी हम आंकिक प्रश्न हल कर रहे हो, उसमें अवतल दर्पण दिया हो, तो उसमें सबसे पहले देखेंगे कि u हमेशा आपका क्या होगा, माइनस में। भी आपका माइनस में भी है और प्लस में भी है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये माइनस में है और कैसे ये प्लस में भी है। और हम बात करेंगे फोकस, फोकस आपका क्या होगा, माइनस में। अब हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में u आपका माइनस में और भी आपका प्लस में और EF आपका प्लस में। इस चिन्ह परिपाटी को सबसे पहले हमें याद करना होगा। इसमें माइनस क्या बता रहा है और प्लस क्या बता रहा है, उनकी ही बात करेंगे। यानी अगर बात करें ऋणात्मक चिन्हों की, ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है, अगर हम ऋणात्मक चिन्ह माइनस की बात करें तो इसका मतलब है कि आपका प्रतिबिंब या वस्तु या फोकस अगर दर्पण के सामने है, इसका मतलब होता है दर्पण के सामने। अगर मान माइनस में आ जाता है तो आपको कहलाएगा कि दर्पण के कहाँ है, दर्पण के सामने। और यही आपका धनात्मक चिन्ह आ जाएगा, धनात्मक चिन्ह आ जाता है, धनात्मक चिन्ह यानी प्लस आ जाता है। तो आपको पता है कि दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ये बातें आपको याद रखनी है, दर्पण के पीछे। और याद रखिएगा यहाँ पे माइनस चिन्ह बताता है कि वो दर्पण के सामने। ये बातों को आप रट लीजिएगा, तोते की तरह रट्टा बनाइएगा, एक बार रटने के बाद ये काम आएगा। दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो आपको यहाँ लिखना है वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। और यहाँ पर क्या बनाएगा, आभासी, आभासी एवं सीधा। प्रतिबिंब तो सीधा बनेगा लेकिन वो आभासी बनेगा। यानी इन बातों को हमें नोट कर लेना है। अब हम बात करेंगे कि u क्या है। तो u आपकी वस्तु से दूरी, वस्तु से दूरी, वस्तु से दूरी आपकी u है। और भी की बात करेंगे तो आपकी हो जाएगी प्रतिबिंब से दूरी, प्रतिबिंब से दूरी। यानी प्रतिबिंब की दूरी की बात करें तो प्रतिबिंब से दूरी आपको भी हो जाएगी। और फोकस दूरी, अब हम बात करेंगे फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को यहाँ पे EF से दिखाया गया है। वस्तु की दूरी को U से, प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब से दूरी या प्रतिबिंब की दूरी देखिएगा। लेकिन यहाँ पे NCERT में एक बात देखने को मिलती होगी कि मुझे U, हम यहाँ पे इसको बिंब भी बोलते हैं। वस्तु की दूरी को हम यहाँ पे हम बिंब बोल सकते हैं। वस्तु अर्थात आपका बिंब, यानी बिंब की बात कर रहा है। अभी हम प्रतिबिंब की बात कर रहे थे। तो प्रतिबिंब को होता है परछाई, बिंब को अलग होता है वस्तु। तो ये बेसिक चीज़ें हैं और मुझे न्यूमेरिकल्स हल करने हैं। अब हम बात करेंगे कि अवतल चाहे उत्तल में तो संकेत हो गए कि चिन्ह कौन सा भरा जाएगा हल करने में। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सूत्र हैं। इसको आप लोग उतार लीजिएगा। अब हम सूत्रों की बात करेंगे, इसके बाद एक चार्ट बनाएंगे। और मेरे पास यहाँ पर कुछ सूत्र भी होंगे। तो पहले हम बात करेंगे दर्पण सूत्र।
दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला। दर्पण सूत्र की बात करें तो दर्पण सूत्र में आप तो फार्मूला देखेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि अगर लेंस की बात करते हैं तो लेंस में तो उसके पीछे कोई लेप नहीं होता, लेकिन आप देखे होंगे कि हम समतल दर्पण का थोड़ा जिक्र कर दें कि समतल दर्पण से संबंधित मेरे पास दो प्रश्न हैं। समतल दर्पण से पूर्ण परावर्तन हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात करें कि यहाँ पे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यदि वस्तु से आधा, यानी वस्तु की लंबाई से आधा यदि आपका मिरर है, दर्पण है, तो प्रतिबिंब पूरा बनेगा, लेकिन आधे से कम होगा तो प्रतिबिंब पूरा नहीं बनेगा। ये बात होगी। दूसरी बात करेंगे कि समतल दर्पण में लेप कौन सा होता है। समतल दर्पण के पीछे तो वहाँ पे हम बात करेंगे रेड फास्फोरस, यानी लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस दर्पण के पीछे लेप होता है, लाल फास्फोरस। और ये आपको ध्यान देना है कि जब भी हम बात करें दर्पण की, तो दर्पण कितना बड़ा हो, तो दर्पण हो वस्तु का आधा। दर्पण वस्तु का आधा हो तो प्रतिबिंब पूरा बनेगा। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा, अगर आधे से कम हो जाएगा दर्पण तो प्रतिबिंब पूरा नहीं बनेगा। अब हम इसी दर्पण में बात कर लें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के पीछे किस पदार्थ का लेप होता है, तो याद रखिएगा चांदी का। यदि हम बात करें गोलीय दर्पण में, सीधे सीधे बात करें गोलीय दर्पण में आपको चांदी यानी सिल्वर का लेप होता है, चांदी का लेप होता है। आपको याद रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न भी आते हैं। गोलीय दर्पण अवतल हो चाहे उत्तल में, उसमें चांदी का लेप होता है, लेकिन समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण में लाल फास्फोरस का लेप होता है। वहीं हमने कहा ना कि दर्पण आपको कैसा होना चाहिए, कह रहा है वस्तु का आधा हो तो प्रतिबिंब पूरा बनेगा। ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अब हम नेक्स्ट सूत्रों की बात करेंगे, कुछ सूत्र आपको देंगे। इसमें पहला आपका दर्पण सूत्र हो जाएगा नंबर 1, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, जिसमें F आपका क्या है, फोकस दूरी है, जहाँ F फोकस दूरी है, फोकस दूरी है। U क्या है, वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी। और भी आपका प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ये पहला फार्मूला है, इसको बखूबी याद रखिएगा। लेकिन हल करते वक्त पहले प्रश्न में देखिएगा कि प्रश्न अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण का। जिस दर्पण का होगा उस दर्पण का सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वहाँ पे साइन लगाएंगे, जैसा कि पीछे आपको दिया गया था। दूसरा फार्मूला है F बराबर R/2। अभी आपने देखा F फोकस दूरी है, जिसमें R क्या है, जहाँ R बराबर क्या है, वक्रता त्रिज्या, आपका वक्रता त्रिज्या है। अब हम तीसरे फार्मूले की बात करेंगे तो आपको M बराबर I/O एक फार्मूला हो गया, जहाँ M आवर्धन है, M आवर्धन, M बराबर आवर्धन, I क्या है, प्रतिबिंब
प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, और ओ क्या है, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, ये आपकी वस्तु की लंबाई है। अब आवर्धन के बाद आवर्धन होता क्या है, तो आपको ध्यान देना होगा, जब भी आपके प्रश्न में आधा, आधा, तिहाई, आधा, तिहाई, गुना शब्द ऐसा दिया हो तो उसमें वो यम का मान होता है, वो आवर्धन का मान होता है। अब हम प्रश्न संख्या 4 यानी कह ले कि सूत्र संख्या आपका 4 है, आपका आवर्धन यम बराबर ही होता है भी अपान यू। अब देखना है कि भी अपान यू, और यही फार्मूला यम बराबर माइनस भी अपान यू। अब यह दोनों प्रश्नों में देखा जाए या दोनों सूत्रों में देखा जाए तो इसमें भी और यू एक माइनस में है एक प्लस में है। जैसे यम आपको आवर्धन है पता चल चुका है, भी की बात करें तो भी को हमने बताया कि प्रतिबिंब की दूरी है, यू आपकी क्या है, वस्तु की दूरी है। तो ये जो आपका होगा ये उत्तल दर्पण के लिए होगा, उत्तल दर्पण के लिए होगा, और ये आपका अवतल दर्पण के लिए होगा, अवतल दर्पण के लिए। तो अब हमें अगर देखा जाए इसमें ये भी यम है, ये भी यम है। अगर दोनों का बायां पक्ष बराबर होगा तो दाहिने पक्ष को हम बराबर कर लेंगे, यानी फार्मूला बन जाएगा एक ठो 5 नंबर में फार्मूला हो जाएगा I अपान ओ बराबर भी अपान यू। और यहाँ पर चिन्ह की बात हो ही चुकी है कि अवतल दर्पण के लिए यहाँ पर भी माइनस होगा, उत्तल दर्पण के लिए भी क्या होगा, प्लस होगा। चलिए अब हम यहाँ से इस फार्मूले को ले लिए, एक नया फार्मूला बन गया, ये 5 फार्मूले हो गए। अभी हम दर्पण की बात कर रहे थे, दर्पण का सूत्र हो गया फोकस दूरी। इस फार्मूले को हम कह सकते हैं कि फार्मूला कौन सा है, तो बोलेंगे फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध, वक्रता त्रिज्या में इस संबंध का सूत्र है। ये जो फार्मूला है ये हमें फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध का ये सूत्र है। अब हमें इन प्रश्नों को हल करने में इतने सूत्रों का हमें इसमें योगदान है, इसमें कोई और नया फार्मूला नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मुझे दर्पण ही है। अब हम बात करेंगे कि इसमें अवतल हो चाहे उत्तल में दर्पण की प्रकृति कैसे लिखें। पेपर में आता है कि उसकी प्रकृति क्या होगी, यानी वो पूछता है कि आभासी है कि वास्तविक है, क्या है। तो उनके लिए मेरे पास एक 5 मिनट के टॉपिक है, उसको हम समझ लेंगे और बड़ी आसानी से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। और आपके सामने हम एकदम फुल्ली चार्ट बनाने का प्रयास करेंगे। इस चार्ट को देखेंगे मज़ा आएगा। जैसा कि हमने कहा है कि ये चार्ट आपको अभी तक नहीं मिला होगा। हमने बहुत से देखा लेकिन लोग बताते हैं अपने हिसाब से, बच्चे रट्टा मार लेते हैं, लेकिन रटेंगे नहीं, हम लोग एकदम उसको बनाएंगे विधिवत। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अवतल दर्पण की प्रकृति को हम कैसे पहचानें कि अवतल दर्पण में क्या होता है। तो सबसे पहले मैं डालूंगा यहाँ पे हेडिंग, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के हम बनने की बात करेंगे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो पहले हम यहाँ पर चार्ट भरेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्रम संख्या लिख लेते हैं, क्रम संख्या, एक बॉक्स बना लेंगे इसका हम।
और एक बॉक्स बनाएंगे वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति देखिए, जो टॉपिक हम आज आप लोग को देख रहे हैं, इस टॉपिक को देने के बाद हम आपसे ये उम्मीद नहीं करेंगे कि आप हमें लाइक ही करिए, शेयर ही करिए, सब्सक्राइब ही करिए, भले मत करिएगा, लेकिन इस टॉपिक को बहुत गौर से एक बार वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में कुछ तो दम होगा, क्योंकि हम इस 6 बिंदुओं को कैसे रट्टा मारते हैं, हम बिना रट्टा का हम उसको पढ़ेंगे। पहली बार वस्तु की स्थिति है, दूसरी बार आपका होगा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, अब हम बात करेंगे प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार यानी प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब का आकार। अब हम एक कॉलम बनाएंगे प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। हम बात करेंगे इन बिंदुओं पर, यानी ये हमें एकदम तैयार करने हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति यानी प्रतिबिंब की प्रकृति आपकी कैसी होगी, आभासी होगी, वास्तविक होगी, उल्टा होगी। इसमें हम टोटल 6 कॉलम बनाएंगे और 6 कॉलम को हम आपके सहयोग से भरने का प्रयास करेंगे। एक बार भी हम लोग रट्टा नहीं मारेंगे। थोड़ा लाइन जिग जैग हो जा रही है, उसको थोड़ा से ध्यान देखिएगा। जिग जैग तो आजकल जिंदगी हो जा रही है, ये तो लाइन है। आइए इसको हम देखिए कैसे भरते हैं। एकदम आप लोग सपोर्ट थोड़ा सा करिएगा बस, और मैं इस सभी बिंदुओं को यानी पूरे बॉक्स को हम भरने का प्रयास करेंगे बिना रटे। कैसे हम पढ़ें, तो नंबर यहाँ डाल देते हैं पहले हम। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, यानी वस्तु की 6 स्थिति को हम दर्शाएंगे यहाँ पर आपको। बस थोड़ा सा यहाँ समझाने का प्रयास करेंगे और यहाँ आपको हम बता लेंगे कि आखिर में इसमें क्या रखा जाए। इसमें आपका 6 नंबर दिख रहा होगा या न दिख रहा होगा, यहाँ कर लो। अब हम बात करेंगे सबसे पहले अवतल दर्पण की हम बात कर रहे थे, तो पहले बनाएंगे ये आपका एक मुख्य अक्ष। इसका नाम क्या है, मुख्य अक्ष। इस पर एक हम अवतल दर्पण ये बना दिया। अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण नहीं है, ये कोई दर्पण ही नहीं है। जब तक इसके पीछे हम लेप नहीं करेंगे तब तक ये दर्पण नहीं कहलाएगा। ये लेप कर दे रहे हैं, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। और अवतल दर्पण के 2 ध्रुव, इसको हम यम1, इसको यम2 से दर्शा देते हैं। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष जहां इस दर्पण को काटता है उस बिंदु का नाम क्या होगा, इसको बोलेंगे ध्रुव, इसको देंगे ध्रुव। इसको दिखाएंगे किसे, हम P से दिखाएंगे। इसका हम देखें सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा, ये जहाँ तक होगा इसका सेंटर हम यहाँ मान लेते हैं, तो सेंटर आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। और बीच में यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो इसकी आपकी R कहलाएगी। यहाँ से यहाँ दूरी आपकी क्या है, R है। और ये आपका P है। और नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी आपका फोकस हो सकता है, यानी फोकस वाला बिंदु आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको नीचे दिखा रहे हैं। टोटल एरिया C से लेकर इधर टोटल क्या है, आपका फोकस का एरिया है। तो हमने यहाँ ट्रिक बना लिया एक ठो CRPF, इसको दिमाग रखिएगा। पहले C, फिर R, फिर P, इसके बाद लास्ट में F। अब हम इस कचरे को थोड़ा से साफ कर लेते हैं। ये तो समझा दिए R क्या है, P क्या है, F क्या है। C आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया।
आर क्या था, वक्र त्रिज्या था, पी क्या है आपका ध्रुव है, एफ क्या है फोकस दूरी है। इसमें आपको केवल एक टॉपिक याद रखना है, एक बिंदु याद रखना है, वस्तु की स्थिति। पहली बार वस्तु कहाँ रखी जाए, तो एक याद रखना हो, वस्तु क्या होगी अनंत पर। वस्तु यदि अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। यानी फोकस आपको एक बिंदु हम यहाँ पे दे दे रहे हैं जो कि आपका EF है, ये आपका EF हो गया। पहली बार वस्तु को अनंत पे, अनंत यानी बहुत दूर अंतरिक्ष में, ये बिंदु एक अनंत हो गया। अब यहाँ पे याद रखिएगा वस्तु को हम दिखाएंगे केवल नंबर से, और उस नंबर पे क्या बनाएंगे गोला, तो वो आपका वस्तु की स्थिति हो जाएगी। पहली बार वस्तु कहाँ रखेंगे अनंत पे, और जो प्रतिबिंब उसका बनेगा उसको हम गोले के अंदर नहीं रखेंगे। पहली बार वस्तु अनंत पे हो, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। यानी इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। यानी प्रतिबिंब की बात हो रही है तो आपको सीधे फोकस पर बनेगा। ये चीज़ आपको तैयार कर लेना है फोकस पे। बस ये पहले दो कॉलम आप भर लीजिएगा, ये बड़े आसानी से भर लिया जाएगा। अब जैसे ही वस्तु को हम कहाँ लाएं, अक्ष पे, अक्ष पे लाएंगे तो सेंटर तो लाएंगे, सेंटर से दूर रखेंगे। दूसरी बार वस्तु कहाँ है, इसको बोलेंगे C से दूर, C से दूर। दूसरी बार वस्तु कहाँ है, C से दूर, तो उसका प्रतिबिंब अब कहाँ बनेगा, जैसे जैसे वस्तु इधर आती जाएगी प्रतिबिंब आपका उधर जाएगा, तो बनेगा C और F के बीच में। ये दूसरा बिंदु है C और F के बीच में, यानी C व F के बीच, C व F के बीच। तीसरी बार वस्तु कहाँ लाएंगे, C के ऊपर अर्थात केंद्र पर, यानी इसको बोलेंगे C पर। C आपका क्या है, केंद्र है, या सीधे हम लिखेंगे केंद्र पर। केंद्र आपका क्या है, C है। वस्तु यदि केंद्र पर होगी तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, केंद्र पर ही बनेगा, केंद्र पर ही बनेगा। अब हम चौथे नंबर पे वस्तु को कहाँ लाएंगे, वस्तु को लाएंगे C और F के बीच, C व F के बीच। जब C और F के बीच लाएंगे तो अब आपका 4 नंबर आ जाएगा यहाँ पे, यानी C से दूर कहाँ बनेगा, C से दूर बनेगा। अब हम 5 नंबर की बात करेंगे। 5वें बार हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो क्रम से देख लीजिएगा कि 5वीं बार वस्तु हमारी कहाँ होगी, फोकस पे, यानी 5 नंबर पे आ गए हम फोकस पे। अगर वस्तु हम रखते हैं फोकस पे तो वही रिवर्स सिस्टम है। अगर फोकस पे होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपको 5 नंबर बनेगा अनंत पर, तो ये बनेगा आपका अनंत पर, अनंत पर बनेगा। ये 5 बिंदु तो आपके फिक्स हो गए। और छठे बिंदु की बात करेंगे तो हम वस्तु कहाँ रखेंगे, F और P के बीच में, यानी छठी बार वस्तु है F व P के बीच। फोकस व P ध्रुव के बीच होगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, यानी दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। अब एक बात अब याद रखना, जितनी भी घटनाएं दर्पण के सामने हुई हैं वो माइनस में रखा जाएगा, और जितनी घटनाएं दर्पण के पीछे हुई हैं वो क्या होगा, प्लस में रखा जाएगा। चलिए, और यहाँ पे बात याद रखना, मैंने भी लिखा था नीचे कि माइनस में होगा तो वास्तविक एवं उल्टा। यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, वास्तविक आब्लिक उल्टा। यहाँ हो जाएगा आभासी, आभासी आब्लिक सीधा। आभासी का मतलब होता है केवल उसमें
साफ दिखेगा नहीं, आभास होगा आर पार। जैसे कि किसी पेपर में तेल लगा हुआ है, उससे आर पार देखेंगे तो साफ नहीं दिखेगा, उसी को क्या बोलेंगे, आभासी। तो चलिए हम आकार की बात करते हैं। तो आकार तो दिमाग होना चाहिए, जब वस्तु अनंत पे होगी तो उसका प्रतिबिंब जब फोकस पर बनेगा तो कैसा बनेगा, एकदम अत्यंत छोटा। ये आपको अपने से भरना होगा, एक कॉलम अत्यंत छोटा बनेगा। इसको एक तो अपने से भर लिए। अब धीरे 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 क्या करेंगे, इसको हम बढ़ाते जाएंगे। यानी अब क्या बनेगा, अत्यंत छोटा के बाद दूसरा बिंदु क्या होगा, छोटा। छोटा कह सकते हैं, अर्थात वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा। तीसरे में जब सेंटर पे होगा तो समान आकार का बनेगा, समान आकार। अब इससे थोड़ा सा बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, थोड़ा बड़ा हो सकता है। इसके बाद वस्तु से बड़ा हो गया, इसके बाद बोलेंगे बड़ा। बड़ा का मतलब है कि ये थोड़ा बड़ा हो सकता है, माइनर, लेकिन उससे बड़ा। ये क्या होगा, अत्यंत बड़ा, अत्यंत बड़ा। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर करेंगे। समान आकार का है तो उससे थोड़ा सा बड़ा, वस्तु से थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा, बल्कि मैं यहाँ लिख दूँ वस्तु से थोड़ा बड़ा। इसके बाद बड़ा, उससे वस्तु से बड़ा हो सकता है, उससे अधिक बड़ा हो सकता है। यानी अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे एक तीर बना दे रहे हैं। इस तीर को ध्यान से देखिएगा। दिन पर दिन वस्तु का आकार जो भी है, लेकिन प्रतिबिंब का आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे वस्तु मेरे करीब आ रही थी, प्रतिबिंब क्या है, मुझसे दूर भागता जा रहा था। देखो 5वां पॉइंट का अनंत पे है। अब प्रकृति की बात हो रही है, तो इसमें देखा जाए ये 5 बिंदु, यानी 5 बार जो इमेज बना है वो दर्पण के सामने बना है। तो दर्पण के सामने बना है तो क्या होगा, माइनस में, तो माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, और इसमें क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बना है। इसको क्या लिखेंगे, वास्तविक, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। चलिए, ये हम तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसको हमने कैसे बनाए हैं यहाँ समझा करके हमने चार्ट को भर दिया। आपको ऐसे ही चार्ट भरने के लिए इसको बार बार तैयार करना होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर सामने संकेत लिखा हुआ है। जितनी घटनाएं दर्पण के सामने घटी हैं, जिसका इमेज प्रतिबिंब दर्पण के सामने आया है, वो सब माइनस में है। और जो पीछे बना है, पीछे है तो आभासी और आगे है तो वास्तविक। अब इसमें का दूसरा पार्ट बच जाता है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसको कि हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। और आपसे उम्मीद करेंगे कि आपके मुख से कुछ कहलवा के ही छोड़ेंगे। अभी तो हमारा प्रयास जारी है, अभी तो हमारा प्रयास जारी है, लेकिन अभी तो सारी मेहनत बाकी है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि हम हैं कौन।